नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम नारी में, जिसमें हर हफ्ते हम महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर, उनसे जुड़ी विभिन्न बातों पर चर्चा करते हैं। कई खामियों पर भी चर्चा होती है, तो कई बार बहुत ही पॉजिटिव विषय भी हमारे होते हैं। और आज फिर चूंकि साल बीतने वाला है, नया साल आने को है, और इस साल का ये आखिरी नारी का जो एपिसोड होगा, इसमें हम खासतौर से चर्चा करने वाले हैं उन तमाम विषयों को लेकर जो इस साल में महिलाओं ने, देश की महिलाओं ने, नारी ने क्या कुछ पाया है और क्या कुछ कमियां रह गई, क्या कुछ खामियां रह गई जिसे सुधारने की जरूरत है, या जिन्हें लक्ष्य के तौर पर अगले साल पर टाला जा सकता है कि अब अगले साल इन लक्ष्यों को लेकर, महिलाओं से संबंधित लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है, और वो कमियां जो अभी पूरी नहीं हुई अगले साल होंगी, और क्या कुछ चीजें थी जो नारी के विकास में इस बार बहुत ज्यादा सहायक साबित हुई हैं। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, जिनसे आपका मैं परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। साल पर साल बदलते हैं, वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं। हम कई सालों से देख रहे हैं इन्हें बदलते हुए, और हर साल के अंतर में बस यही आकलन कर पाते हैं कि बीते साल में हमने क्या खोया जो हमसे छूट गया, और क्या पाया जो हमारे साथ रह गया। बीते वर्षों में हमने नारी के बदलते स्वरूप, स्तर और विभिन्न आयामों को देखा है। नारी के अस्तित्व विकास के लिए ये आकलन बेहद जरूरी भी है, ताकि कमियों को जानकर उन्हें दूर करने की दिशा में कदम उठा सके, और जो पाया है उसे सहेजकर आगे बढ़ सके। साल 2019 भी अब विदाई लेने को है, और नए साल 2020 का आगाज बाहें पसारे हमारे सामने है। ऐसे में इस बीते साल ने महिलाओं के विकास में कितनी भूमिका निभाई और कहां हम पिछड़ गए, ये मंथन आवश्यक है। साल 2019 में पहली फाइटर जेट पायलट के रूप में महिलाओं ने उड़ान भरकर आसमान को चुनौती दी है, तो खेल जगत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नाम को रोशन भी किया है। वो घर के बजट से लेकर देश के बजट की कमान संभाल चुकी है, तो प्रशासन से लेकर रक्षा विभाग में उसने नए कीर्तिमान भी गढ़े हैं। लेकिन जब बात हो निरंतर विकास की, तो उपलब्धियों से ज्यादा जरूरत है कमियों पर नजर बनाए रखने की, ताकि इन्हें सीढ़ी बनाकर नई उपलब्धियों की ओर बढ़ा जा सके। नारी ने अगर विकास की ऊंचाई को छुआ है, तो कहीं कुछ उससे छूट भी गया है। जी हाँ, छूट गया है उससे न्याय, जो उसके खिलाफ हुए अन्याय के बदले उसे अब तक नहीं मिला। छूट गया है कहीं न कहीं वो सम्मान जो उसके प्रति समाज के नजरिए को देह से ऊपर नहीं दिखा पाया। न निर्भया को इंसाफ मिला, न महिला अपराधों में कमी आई। इनके खिलाफ तो सारे प्रूफ हो गए, सारे एविडेंस पूरे हो गए, कुछ भी नहीं बाकी है। सुप्रीम कोर्ट से दो बार उनकी पिटीशन खारिज हुई, 2.5 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुए, अपील इनकी रिव्यू खारिज हुए 19 महीने हो गए। लेकिन आज भी देखिए कि वो अलग अलग, उनको कोई कहने वाला नहीं है कि नहीं तुम अपना जो भी सरकारी अधिकार है उसको खत्म करो। बस वक्त बदलता गया, और हाँ, बेशक उससे पीछे छूट गया है कहीं सुरक्षा का बेखौफ माहौल जिसमें वो खुलकर जी सके, और हाँ, उससे छूट गया है सच का वो पैमाना जिससे समाज की असल तस्वीर को वो माप सके, ताकि कभी दोबारा फिर ठगी न जाए। जी हाँ, बीते इस साल में उपलब्धियों की आड़ में ऐसा काफी कुछ है जो वो छोड़ आई है पीछे, और अब नए साल के लक्ष्य के रूप में उसे जरूरत है हर उस छोटी चीज को पाने की जिस पर महिलाओं का पूरा हक है, नारी का पूरा हक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, और बातचीत का दौर अब शुरू होगा। हम इसी विषय पर आज हमारे मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे। यह एक आम चर्चा है जो तमाम मेहमानों के बीच में चर्चा करना चाहूंगी इस विषय को लेकर। और सबसे पहले आपको मेहमानों से मैं मिलवा देती हूं। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है अनुश्री, जो कि एक छात्रा है। अनुश्री, आपका स्वागत है। शील धाबाई जी हमारे साथ मौजूद है, जो पूर्व महापौर जयपुर बीजेपी। बहुत स्वागत है आपका। शालिनी पारिक जी, जो कि एक गृहिणी है, आपका भी बहुत स्वागत है शालिनी जी। डॉक्टर अनीता गौतम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि एक मनोचिकित्सक है। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। तो अब अगर बात करें कि नारी के विकास की, या हम ये बात करें कि पिछले साल में हमने क्या पाया और क्या खोया,
तो मैं सबसे पहले बात करूंगी शील धाबाई जी से। शील जी, आपको क्या लगता है कि ये जो साल 2019 बीता है, काफी सारी उपलब्धियां नारी की झोली में आई हैं, काफी सारी चीजें पाई है, बहुत सारी चीजों को लेकर गौरवान्वित देश को भी किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी मसले हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं पिछड़ती वो नजर आई है या जिन मुद्दों पर जीत हासिल नहीं कर पाई। क्या लगता है आपको बीते साल को लेकर और अगले जो आने वाले साल को लेकर क्या सोचती हैं? देखिए, ये जो बीता साल अभी 31 दिसंबर को समाप्त होने जा रहा है, ये बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। महिलाओं ने आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है, तो सेना में भर्ती होकर अपना शौर्य दिखाया है, लेखन के क्षेत्र में भी उन्नति की है और खेलों में भी कई स्वर्ण पदक लेकर आए। और ये भी है कि सरकार की तरफ से 33% पुलिस में भी भर्ती खोली गई है। हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला है, लेकिन एक इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो महिला सुरक्षा की एक पीड़ा, एक जो टीस महिलाओं के दिल पर आज भी महसूस हो रही है, वो बहुत ही एक चिंता का विषय है, जिसने महिलाओं के मन में एक ऐसी शंका पैदा कर दी है कि जिस तरह से अभी पिछले दिनों हैदराबाद का कांड हुआ, बहुत ही हृदय विदारक था, और आज भी इन अपराधों पर बलात्कार में और सामूहिक बलात्कार और जो बलात्कार के बाद जो जलाने की घटनाएं जिस प्रकार से बढ़ी है, ये एक मानस को झंझोर करने वाली ऐसी घटनाएं हैं जिन पर बहुत ही आज पूरे समाज को, पूरे देश को और जो वर्तमान सरकार है उनको भी एक चिंता का विषय बहुत ज्यादा उभर कर ये सामने आया है। हमने वित्त मंत्री महिला के रूप में हमें मिली है, ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन जो नारी सुरक्षा का प्रश्न है वो सबके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा है कि देश की महिलाएं किस प्रकार सुरक्षित हो, क्योंकि आज 6 महीने की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है तो 60 साल की बुजुर्ग महिला भी सुरक्षित नहीं है। मैं कहती हूँ अगर महिला सुरक्षित है तो पूरे देश संपन्न है, और कोई भी देश या कोई भी समाज जब तक अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं कर पाएगा, जब तक नारी इस देश में सुरक्षित नहीं होगी। बिल्कुल, तो ये चीज तो है कि उपलब्धियां हमने बहुत सारी पाली है, लेकिन महिला अपराधों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो रिजल्ट हमने देखे हैं वो शून्य है। मतलब इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कहीं हम न तो पिछड़ते नजर आए हैं, न आगे बढ़ते नजर आए हैं। अपराध वहीं पर खड़े हुए हैं, महिलाएं पीड़िता के रूप में वहीं पर खड़ी हुई नजर आई हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसपे बीते साल में भी हमने कहीं ना कहीं उस पर मंथन किया था, और मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल मंथन करने की आवश्यकता नहीं हो, बल्कि इस पर कोई ना कोई कार्रवाई इतनी पुख्ता तौर पर होनी चाहिए कि आने वाले नए साल को लेकर हम ये न सोचते बैठे कि महिला अपराध में कहीं ना कहीं हम पिछड़ते नजर आए हैं और इस मामले में हमने कहीं भी जीत हासिल नहीं की। इसके बाद हमारे साथ डॉक्टर अनीता गौतम मनोचिकित्सक हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगी। अनीता जी, दो चीजें यहाँ पर हम दो पहलू देख रहे हैं कि बीते साल में हमने दो स्थिति में महिलाओं को देखा। एक तो ये कि जो महिलाएं वाकई में विकास की ओर प्रगति करती नजर आई हैं, जैसे कि पहली महिला पायलट जेट उड़ा रही हैं, फाइटर उड़ा रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने तरक्की हासिल की है, भारत को गौरवान्वित किया है। तो एक मानसिकता तो महिलाओं को लेकर वो बन रही है कि लगातार आगे बढ़ रही है, निरंतर आगे बढ़ रही है, गौरवान्वित कर रही है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, कहीं भी पीछे नहीं है। और दूसरी तरफ जब हम इस तरह के मसले देखते हैं जहां पर महिला अपराध से जुड़ी खबरें हमारे सामने होती हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा होता, तो महिलाओं को लेकर तो दो थिंकिंग बनती ही है, दो मानसिकता बनती है, और खुद उनकी जो मानसिकता होती है वो भी इस तरीके से दृढ़ हो जाती है कि जो अपराध से पीड़ित रही है उसके दिमाग में जो मानसिकता बनेगी वो उसी से जुड़ी हुई होगी कि हमारे साथ हम कहीं ना कहीं पीड़ित है और हमारे साथ हमें न्याय नहीं मिल रहा, और जो तरक्की कर रही हैं वो इस पहलू को शायद न समझ पाए। तो यहाँ पर एक बैलेंस मानसिक रूप से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको क्या लगता है कि किस मानसिकता को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, आपने जैसा कहा कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत गौरव होने वाली बात है कि हमारे देश की महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। पर अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो कितनी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं? एक
मतलब इतने सालों में अगर हम देख रहे हैं, आजादी के कितने सालों बाद पहली महिला आज 2019 के अंदर फर्स्ट फाइटर प्लेन उड़ा रही है। इसका मतलब तो जो हमारी तरक्की का हिसाब होना चाहिए, जो हमारी तरक्की की गति होनी चाहिए, अभी भी स्लो है, अभी भी वो पूरे व्यापी नहीं है, पूरे देश व्यापी नहीं है। कुछ एक पर्टिकुलर जो हमारा समाज का हिस्सा है वो आगे बढ़ रहा है, वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहा है, बच्चियों को पढ़ा रहा है। मैं जानती हूँ आजकल हर समाज में हर वर्ग अपने बच्चों को, चाहे लड़की हो या लड़का है, उसको पढ़ा रहे, पर फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं लड़कों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। अगर लड़की पढ़ जाती है 5th 6th ज्यादा से ज्यादा 7th 8th, उसके बाद उनकी पढ़ाई रोक दी जाती है कि बस हमको जितना पढ़ाना था पढ़ा लिया है। उनकी पढ़ाई चाहे वो अच्छा पढ़ने में है फिर भी उनको रोक दी जाती है। इसके लिए अभी भी हमारे लिए कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस है, हमें इसमें भी आगे करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी हम हर वर्ग की महिलाओं को, हर वर्ग की बच्चियों को साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं। और जो ये हमारा परसेंटेज है ना, 1-2% हम इसको बढ़ाकर 40, 50, 60, 70 मैं तो कहूं 100% लड़कियां आगे बढ़े। दूसरी मानसिकता कि आज भी नारी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सही है। आज भी अगर मैं किसी और की बात छोड़ो, मैं एक माँ हूं, मैं तो अपनी बच्चियों को आज अकेले भेजते हुए डरती हूं कि जाने घर से बाहर जाए क्या दुर्घटना घट जाए। मैं एक पढ़ी लिखी हूं, बहुत संपन्न परिवार से हूं, फिर भी एक डर मेरे मन में है। वही डर एक आम इंसान के मन में है कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है। हम अभी भी 8 बजे उनको बोल देते कि आप घर के अंदर आ जाओ, घर के बाहर का माहौल सुरक्षित नहीं है। वो सुरक्षा देना समाज का, सरकार का, पुलिस का काम है। बिल्कुल ही उनका काम है कि वो लड़कियों को, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे। जब अपराध करते हैं उनको पकड़ा जाए, उनको पुलिस सलाखों के पीछे भेजा जाए, एक नजीर पेश की जाए कि जो लोग अपराध करते हैं उनको समाज ना बख्शेगा, ना सरकार बख्शेगी, ना पुलिस बख्शेगी। कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा हो जिसके अंदर हम सुरक्षित महसूस करें। मैं अच्छी पढ़ी लिखी हूं फिर भी अकेले जाने से डरती हूं, क्यों, क्या पता मेरे साथ कुछ दुर्घटना घट जाए। और मैं जानती हूं यहाँ पे बैठे हर जना उस खौफ से अभी भी गुजरा है कि हम अकेले नहीं जा सकते। क्यों अभी भी हमारी इस सरकार, हमारी समाज की मानसिकता वही है। हम अभी भी लोगों की, जो गलत लोग हैं उनकी मानसिकता से हम अभी भी डरे हुए हैं कि हम उन लोग, कहीं वो लोग जो अपराधी है वो हमारा नुकसान न कर दे, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते। तो अभी बहुत सारी कमियां हैं जो हमें 2020 में पूरी करनी है। सबको मिलके, आपको, मेरे को, समाज को, सरकार को, पुलिस को, तभी कहीं ना कहीं हम एक अच्छे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज और आपकी बातों में अनीता जी निकल कर आई, जैसे कि आपने कहा कि हम आज भी 8 बजे के बाद सोचते हैं कि बच्चों को बाहर न निकलने दिया जाए, तो कहीं ना कहीं हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम पिछड़ रहे हैं। क्योंकि एक जमाना वो हुआ करता था जब वाकई में बेटियों को घर से बाहर निकलने के लिए समय की पाबंदी में रखा जाता था। बिल्कुल। और आज उस डर की वजह से बाहर निकलने पर पाबंदी होती है कि इतनी रात को आप बाहर न निकले, क्योंकि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो हम कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़े हैं, बल्कि हम सालों पीछे वापस लौटते जा रहे हैं उसी जमाने में जिसे हम पीछे छोड़कर आए थे। जी बिल्कुल। चलिए शालिनी जी के पास मैं जाना चाहूंगी, जो कि एक गृहिणी है। शालिनी जी, एक गृहिणी के तौर पर आप किस तरीके से देखती हैं एक महिला के विकास को? 2019 की अगर बात करें तो घरेलू महिलाओं के हिसाब से भी काफी सारी, हालांकि सरकार भी योजनाएं प्रोवाइड करती हैं और जो महिलाएं होती है खुद को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करती है किसी न किसी क्षेत्र में। हर कोई जो लेडी है आज खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। लेकिन आपको वो कौन से फैक्टर लगते हैं जहां पर महिलाएं पिछड़ी नजर आई है और आने वाले साल में उस कमी को पूरी करने की जरूरत है? नमस्कार। आज जैसा आपने कहा कि हर तरह औरत आगे गई है, एक बच्ची आगे गई है, एक लड़की आगे गई है। फर्स्ट फ्लाइट इंजीनियर बनी है एक लड़की, अकेले उसने हवाई जहाज उड़ाया है, अटलांटिक ओशन क्रॉस किया है। हमारे देश की हम बात कर रहे हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर महिला, और सरकार ने भी बहुत ध्यान दिया शौचालय बनाए एक औरत की गरिमा को स्ट्रांग रखने के लिए। हर घर में गैस सिलेंडर हो जिससे औरत चूल्हे चौके से बाहर आए। मगर जहां सेफ्टी की बात है
सेफ्टी एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसको किसी भी व्यक्ति को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। महिला कदम से कदम आदमियों के साथ बढ़ा रही है, आगे बढ़ रही है। हमारी महिला 360 इयर्स में पहली रॉयल फेलो बनी है। आप सोचिए कितनी उपलब्धियां पाई हैं उन्होंने। मगर अगर आप सेफ नहीं हो, अगर आप सुरक्षित नहीं हो, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? आज हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले की लड़की को इतनी सेफ्टी महसूस होनी चाहिए कि वो घर से बाहर निकल के कुछ काम कर सकती हैं। सबरीमाला मंदिर इशू इतना बड़ा ये हुआ है, औरतें ने ये सोच लिया है कि वी आर इक्वल। हम चाहे पुरुष हो या महिला, वी आर इक्वल। जो काम पुरुष कर सकता है वो महिला जरूर कर सकती है, क्यों ना कर सके। दूसरी बात, ट्रिपल तलाक। अगर आपने देखा कि ये सब तो गवर्नमेंट की उपलब्धियां हैं जो एक औरत की गरिमा को आगे ला रही है। औरत किसी भी मुकाम पे, मुझे नहीं लगता, मैं चाहे गृहिणी हूं, मैं हाउस वाइफ हूं, पर मेरी 2 बेटियां हैं और मुझे ये बात अच्छी तरह पता है कि हर लड़की वो कभी ये नहीं सोचती मैं लड़की हूं तो किसी रूप में कम हूं, मैं कोई काम नहीं कर सकती। वो हर काम करने को तैयार है, इच्छुक है, मेहनती है, जिद्दी है और वो काम करने के लिए अपने घर में कदम उठाती है। यहां तक कि आप देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में अब महिलाएं जज हैं। हमारे पास 3 मेन जजेस हैं। तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में जहां पे, जिसे हम बोलते थे मेल डोमिनेटेड क्षेत्र, वहां पे भी महिलाएं आ गई हैं। मगर ये तो हम सबको देखना पड़ेगा कि हम उनको सेफ रखें, सुरक्षित रखें। हैप्पीनेस और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति की सुरक्षा। अगर आज लड़की पढ़ रही है, वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, उसमें इतनी जिद है, उसमें इतना मेहनत करने की पूरी क्षमता है, वो भी रात को 8 बजे तक अपने डेस्क वर्क पे बैठ के एक पुरुष के साथ काम करने को तैयार है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको एटलीस्ट बेसिक सुरक्षा दें। जो इस साल हमारे देश ने देखा है, चाहे वो उन्नाव में हुआ, हैदराबाद में हुआ या कहीं पे भी हुआ, ऐसा ये दुर्गति 2020 में न हो। औरत ये सोच के घर से बाहर ना निकले कि वो घर आएगी तो सुरक्षित पहुंच पाएगी या नहीं। मैं तो ये मानती हूं कि हमारे देश की गवर्नमेंट ने बहुत सहायता की है, बहुत कोशिश की है कि महिला अपने घर के चूल्हे चौके से बाहर आए। अब हम एज समाज, एज एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग्स, एज अ सोसाइटी, हम भी हमारी गवर्नमेंट का साथ निभाएं देखने के लिए कि औरत सेफ रहे, वो हमारे घर में भी सेफ हो और हमारे घर से बाहर निकले तो भी सेफ हो। बिल्कुल, जो बातें कही बिल्कुल सही है और घूम फिर कर जो टॉपिक है वो महिला सुरक्षा पर ही आता है, क्योंकि बहुत बड़ी खामी यहां देखी गई है। और बीते साल में जितनी घटनाएं हमने देखी, जितने केसेस देखे और मीडिया में होने के नाते जितनी खबरें हमने क्राइम को लेकर या महिला अपराधों से जुड़ी हुई पढ़ी और देखी हैं, उसे देखकर सबसे बड़ी खामी जो अभी आंखों के सामने घूमती है वो केवल महिला अपराध है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि और भी कई सारे मुद्दे हैं जो इसके आगे कहीं ना कहीं गौण साबित होते नजर आते हैं। हमारे साथ इस वक्त अनुश्री जुड़ी हुई हैं स्टूडियो में। वो सारे मुद्दे छोटे हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आप सेफ ही नहीं महसूस करोगे तो मैं चाहूं कि मैं आसमान पे जाऊं, कल्पना चावला ऊपर से नीचे धरती पे आने के लिए तैयार हो गई थी, मगर हम घर से निकलेंगे जब हमें सेफ्टी मिलेगी। बिल्कुल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। अनुश्री हमारे साथ जुड़ी हुई है जो कि एक छात्रा है। अनुश्री, आप एक युवा होने के नाते, या यूं कहे कि युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व इस वक्त कर रही हैं जब स्टूडियो में बैठी हैं, तो एक छात्रा होने के नाते, एक युवा होने के नाते, एक युवती होने के नाते मेरा आपसे ये सवाल है कि महिलाओं की स्थिति आप अभी अपने नजरिए से कहां देखती हैं, और अगर आप खुद का फ्यूचर देखती हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ बदलाव की बेहद जरूरत है? देखिए, आप महिलाओं की उपलब्धियों की बात करें तो बेशक उपलब्धियां हुई है, लेकिन उनके परसेंटेजों के आंकड़ों पर जाया जाए। आज अपन बात करते हैं कि
पहली महिला फाइटर बनी, या फिर खेलों में आप स्वर्ण पदक की बात ले लीजिए या किसी अन्य कंपटीशन की बात ले लीजिए, महिलाओं ने अपनी जगह खुद बनाई है। सामाजिक प्रतिनिधित्व को देखें तो पुरुष प्रधान समाज जो पहले था आज भी वही चल रहा है। सामाजिक मानसिकता ने कभी भी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया है, कंपटीशन के थ्रू महिलाएं खुद आगे बढ़ रही है। आज समाज में महिलाओं को कहां आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर मैं पॉलिटिक्स को छोड़ के पॉलिटिक्स की बात लेकर आती हूं कि हर पार्टी ने दावे किए थे कि इतने % कोटा हम महिलाओं के लिए आरक्षित करेंगे। मैं पूछती हूं आज किसी भी पार्टी से कि कितनी महिलाओं को टिकट मिले हैं। किसी भी आप जुडिशरी की बात ले लीजिए, परसेंटेज जजेस का आंकड़ा भी इतना कम क्यों आ रहा है। कंपटीशन के थ्रू तो महिला मैनेजर भी बन रही है, सारे काम कर रही है, लेकिन आपका कितना योगदान रह रहा है महिलाओं को आगे बढ़ाने में। तो कहीं ना कहीं जो मानसिकता है उसको सुधारने की जरूरत है, और इसी मानसिकता के जरिए अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आज ये लोग बोलते हैं कि आप 8 बजे बाद बाहर नहीं निकलेंगे, आप ये काम नहीं करेंगे। क्यों हम नहीं कर सकते हैं क्या? आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पे जाके देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत दूर की बात है। आप वेदों उपनिषदों पे चले जाइए, वहां भी महिलाओं के अधिकार दिए गए हैं। तो पुरुष प्रधान समाज किस तरीके से हमसे हमारे महिलाओं के अधिकार छीन सकता है? सेफ्टी तो तभी बनेगी ना जब ये जो विकृत चित्त मानसिकता है वो उसमें बदलाव आएगा। बिल्कुल, तो मानसिकता में बदलाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महिला अपराध कहीं ना कहीं अगर जन्म लेते हैं तो वो विकृत मानसिकता से ही जन्म लेते हैं, और अगर उससे बदलने की बात आए तो बहुत ही लंबा अरसा शायद निकल जाए, क्योंकि समाज इस वक्त मानसिकता के जिस दोराहे पर, या यूं कहे कि जिस रास्ते पर खड़ा है, वहां पर सिर्फ षड्यंत्र के और कुछ भी नहीं है। अगर हम महिला अपराध के संदर्भ में देखें तो हम कई बार ये देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा संभ्रांत परिवारों के भी अगर लोग होते हैं तो घरों से बाहर निकलकर स्थिति उनसे जुड़ी भी वही देखी जाती है। जैसे हम सड़क पर चलते हुए फप्तियां कसते हुए महिलाओं को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं घूम फिरकर बात वहीं पर आती है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं। शील जी, महिला अपराध को अगर साइड में रखा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा बिंदु है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर महिलाएं पिछड़ती हुई मुझे नजर आई हैं। जैसे कानून की पूरी जानकारी हर महिला को नहीं है, अपने अधिकारों के प्रति महिलाएं सजग नहीं है। क्या लगता है आपको कि क्या किया जा सकता है? नहीं, देखिए, आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही बात है। मैं आपको कई क्षेत्र ऐसे बताएं, आज भी देखिए, एक जो लेबर है, महिला लेबर है और पुरुष लेबर है, उन दोनों को जो जो उनको वेतन मिलता है, जो धड़ी जिसको कहते हैं, धड़ाई कहते हैं, जो मिलती दहाड़ी कहते हैं, उसमें आप देख लीजिए इतना डिफरेंस है। ये सब क्यों? वो भी सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक काम करती है जितना कि पुरुष करता है। और ये महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि हर क्षेत्र में वो, अब तो शारीरिक भी कह सकती हूँ, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कहीं भी किसी क्षेत्र में कमजोर नहीं है। फिर ये भेदभाव क्यों? आज भी महिला अगर मैनेजर भी है या किसी और बड़ी पोस्ट पर भी है, तो आज वहां पर जो पुरुष वर्ग वो काम करता है, उसकी मानसिकता यही रहती है कि किसी न किसी तरह से उसको डाउन करना, उसकी खामियों को, जरा सी खामियों को उजागर करना, और ऐसे प्रयास करना कि वो या तो परेशान हो जाए या फ्रस्ट्रेट हो जाए या इतनी तंग होकर वो रिजाइन कर दे। ऐसी स्थिति भी आ रही है। इसके अलावा दूसरी स्थिति जो महिलाओं में सुधार की जो जरूरत है, वो है, आज देखिए कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। जो अपराधी है वो सरेआम घूम रहे हैं। ऊपर से जो हमारी न्याय व्यवस्था है, लोअर कोर्ट में अगर उसको फांसी की सजा दे भी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते इतना लंबा हो जाता है कि कहीं गुंजाइश बचती नहीं है। वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से जिस तरह से वो प्रताड़ना झेलती है, वो अपने आप में इतना पीड़ादायक है। जब तक जुडिशरी इस बात को नहीं समझेगी, और दूसरा पुलिस विभाग जो जिस तरह से पुलिस कर्मियों का जो व्यवहार होता है, महिला थाने में जाती है, उसकी FIR दर्ज नहीं की जाती, या अगर कोई रेप केस है तो उस पर पुलिस के द्वारा भी दबाव बनाया जाता है कि वो किसी भी तरह से वो केस वापस ले ले। तो जिस तरह से समाज की तरफ से भी प्रेशर होता है, तो ये सब प्रेशर जब तक महिला पर रहेंगे तो महिला को आगे बढ़ने में समस्याएं आएंगी। तीसरी बात मैं कहूं, जैसे इसने अभी सही कहा था कि जब तक
सामाजिक क्षेत्र में तो हम फिर भी महिला अपने दम पर अपनी योग्यता से कुछ आगे बढ़ रही है, लेकिन कोई भी महिला जब तक अपनी बात अच्छी तरह से समाज के या जनता के सामने नहीं रख सकती, जब तक उसे कोई पॉलिटिकल मंच नहीं मिलेगा। अगर वो सरपंच बनती है या वो विधायक बनती है या एमपी बनती है, तो अपनी बात वो जिस जोरदारी से रख सकती है, महिलाओं की समस्याओं के लिए लड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से अभी संसद में जितनी अपनी महिला सांसद थी, हैदराबाद केस पे जिस तरह उन्होंने मुद्दा उठाया और उसी का परिणाम जो हुआ, वो उसकी मतलब जो जिस तरह से एनकाउंटर हुआ, उसकी जांच जो विषय है वो अलग बात है, लेकिन जनता का एक ये मानस बन चुका था, महिलाएं फैसला एट द स्पॉट चाहती है। अगर ऐसा होता रहा तो निश्चित तौर पर कानून की व्यवस्था बिगड़ती है, और कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो नियम है उन पर सख्ती से कार्रवाई करनी होगी। जितने भी न्यायालय हैं उनको तुरंत कार्रवाई करनी होगी। अगर फांसी की सजा है तो उसको फांसी तुरंत दी जानी चाहिए। मैं तो कहती हूं, जैसे खुद राष्ट्रपति जी भी कह चुके हैं कि जो रेपिस्ट है उनको दया करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर वो दया याचिका दायर करते हैं तो वो निश्चित तौर पर कैंसिल होनी चाहिए। अभी आप चैनल पे अभी दिखा रहे थे निर्भया की मां का दर्द। हर महिला जितनी अपने हिंदुस्तानी के पूरे विश्व की महिलाएं इस दर्द का अनुभव कर सकती है। अगर मन शांत नहीं है तो मैं समझती हूँ महिला किसी भी क्षेत्र में जाए, जब तक पीसफुली वो काम नहीं कर पाएंगी। तो उनको सबसे पहले जो सबसे बड़ा एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि उनको सुरक्षा होगी। जब वो सुरक्षित महसूस होंगी तो कोई भी फील्ड हो, चाहे सेना हो, वायुसेना हो, चाहे पॉलिटिक्स हो या सोसाइटी हो, वो तभी मन लगाकर काम कर पाएगी। दूसरा, एक जो अभी सरकार ने भी अभी एक मुद्दा उठाया है घूंघट प्रथा का, उस पर भी एक बहुत जरूरी है कि महिलाएं इस घूंघट प्रथा से भी उनको मुक्ति मिले। क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि महिला सरपंच तो बन गई है, लेकिन वो बैठी होती है घूंघट निकल के, और उसका जो सरपंच पति है वो सारे निर्णय करता है। तो इस सब से भी आजादी महिला को चाहिए, और समाज को इसमें जब तक साथ नहीं देगा समाज क्या, मैं तो कहूँ घर के परिवार से ही हमारे जितने भी पुरुष हैं उनके सहयोग के बिना सबसे पहले वो घर से शुरुआत करें, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। और अगर बहन बेटी घर से बाहर काम पर जाती है तो उसको इन सारे बंधनों से मुक्त करें, उनकी मदद करें, ताकि वो निर्भय होकर किसी भी फील्ड में अपना काम कर सके। तो एक कॉन्फिडेंस की जरूरत तो वाकई में है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आखिर आएगा कहां से? वो कॉन्फिडेंस देने का जो कर्तव्य है वो कहीं ना कहीं समाज का है। हम जिस समाज के बीच में रहते हैं, अगर वहां पर कहीं ना कहीं आपको हीन भावना दी जा रही है, अगर आपको गट फीलिंग दी जा रही है या फिर असुरक्षा की भावना दी जा रही है, तो वहां से कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं महिलाओं के विकास में बाधक तो ये चीज है ही। अनीता जी, इस संबंध में मैं आपसे भी ये चीज जानना चाहूंगी कि जैसे कि बात हुई कि कॉन्फिडेंस के लिए आत्मनिर्भरता भी बहुत ज्यादा जरूरी है। माना कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो ऑफिस में काम कर रही हैं, उच्च पदों पर आसीन है और खुद को प्रूव कर चुकी है, लेकिन वो तबका भी मौजूद है जो कई सारी चीजों के लिए अपने परिवार पर, अपने दोस्तों पर, अपने पति पर या किसी भी पुरुष वर्ग पर कहीं ना कहीं निर्भर है। वो जैसे छोटी सी अगर हम बात लें, कानून की जानकारी की मैं बात कर रही थी या अधिकारों की जानकारी की बात कर रही थी, महिलाएं कभी इंटरेस्ट लेती भी नहीं है कि कौन कौन से अधिकार उन्हें प्राप्त हैं या कानून का किस तरीके से वो उपयोग कर सकती हैं। दुरुपयोग में जरूर कई सारे मामले सामने आए हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं लेती और उसका खामियाजा उन्हें कई बार भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि जब एफआईआर दर्ज कराने जाती है तो उन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ पर इन्हें ये दर्ज करना अनिवार्य होगा। अगर उन्हें वहां से टरका भी दिया जाता है तो वो वापस चली जाएंगी। इसका कहीं ना कहीं कारण यही है कि उन्हें नॉलेज नहीं है, और नॉलेज वो लेना नहीं चाहती, आत्मनिर्भर होना नहीं चाहती, वो कॉन्फिडेंस कभी आता नहीं है, और यही एक कारण है कि कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आती हैं। तो यहां भी मानसिकता बहुत ज्यादा अहम होती है, जिसे बदलने की जरूरत है। देखिए, आपने कहा कि वो आत्मनिर्भर होना नहीं चाहती। मैं तो कहूंगी कि महिला या पुरुष
कोई भी इंसान आगे बढ़ना उसको पसंद होता है। अच्छा आगे क्या कहते हैं सक्सेसफुल होना हर एक इंसान को, चाहे महिला हो पुरुष हो, उसको पसंद होता है। ये सब चीजें एक इनबिल्ट होती है, हमारे इमोशंस होते हैं कि हम आगे बढ़े, लोग हमको पहचाने, हम कुछ करें जिससे लोग हमको वाहवाही दे, एक प्रशंसा का हम पात्र बने। 2-3 चीजें। सबसे पहली बात है कि आपने कहा कि आजकल महिलाएं ऑफिसेज में काम करती है। मैंने कहीं पढ़ा था सिर्फ 15 से 20% महिलाएं ही रिटायरमेंट तक काम करती है, और ज्यादातर इनमें से वो होती है जो सरकारी नौकरी में होती है। जो प्राइवेट सर्विसेज में होती है उसमें से 80 to 90% अपना काम ड्रॉप आउट कर देते। क्यों? कारण ये है कि महिला की प्राथमिकता क्या है कि उनको घर संभालना है। तो पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, या फिर बच्चे जब टीन एज में आते हैं, करते करते घर वाले उनके ऊपर एक दबाव बना देते हैं कि तुम्हारी प्राथमिकता है कि घर संभालो, पैसों की हमें जरूरत नहीं है, काम अपना बंद कर दो। तो मैंने ये आंकड़ा पढ़ा था कि उनके अंदर कई महिलाएं अपना काम छोड़ देती है, जिसमें मेरे ख्याल से एक बहुत बड़े बैंक की जो CEO है उन्होंने भी अपना काम उस एज में जाके छोड़ दिया था जब वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल थी। तो इसका मतलब ये है कि कहाँ है हमारे समाज की मानसिकता जो हम स्त्री को आगे बढ़ा रहे। समाज क्या है? स्त्री पुरुष दोनों ही मिलकर है। मैं ये नहीं कह रही कि सारे पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं को दबाते हैं, काफी सारी स्त्रियां भी दबाते हैं। कुल मिला के हम दो ही तो पहलू हैं समाज के, स्त्री या पुरुष। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तभी तो हम पूरे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो लड़की है, चाहे लड़का है, चाहे पुरुष है। कहीं ना कहीं तो हमें हमारी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, हमारे घर की मानसिकता बदलनी पड़ेगी। बात आती है हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं। सबसे पहली बात है, बहुत ही बेसिक चीज है, हम लड़कों को सिखाते हैं कि रो मत, रोना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम तो लड़का हो, तुम कोई लड़की हो जो रोते नहीं हो। बहुत कॉमन चीज है जो हम हमारे परिवार में सिखाते हैं। इसका मतलब क्या है कि लड़कों को अपने इमोशंस नहीं शो करने चाहिए, उनको रोना नहीं चाहिए। रोना एक कमजोरी को संकेत है। इसका मतलब लड़कियां रोती है तो वो कमजोर है। हम जाने अनजाने हमारी बच्चियों को, हमारी लड़कियों को सिखाते हैं कि वो कमजोर है क्योंकि वो रोती है, और लड़के रोना नहीं चाहिए क्योंकि वो स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं हम तो डिफरेंस वही पैदा कर देते हैं जब वो 2 या 3 साल के हो जाते हैं। ऐसा गलत है। हर एक बच्चा अपना इमोशन शो कर सकता है। अरे वो छोटा बच्चा है, उसका खिलौना टूटेगा तो रोएगा नहीं, वो रो सकता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। दोनों को आपको बराबर बात कहनी है। अगर हम किसी बच्ची को सिखा रहे हैं कि आपको खाना बनाना आना चाहिए, कपड़े धोना आना चाहिए, ये आत्मनिर्भरता का काम। मैं तो कहूंगी आपके बेटे को भी ये सारी चीज आनी चाहिए। कल को आप पढ़ते हो, कहीं अकेले रहते हो, तो ये सारी चीज आपको आनी चाहिए। ये चीज इस बात का मापदंड नहीं है कि ये आपका काम डिसाइड करेगा कि बड़े होकर आपको ये काम करना चाहिए। आपको सारे काम आने चाहिए। घर के परिवार को, लड़का लड़की दोनों को ये चीजें सिखानी चाहिए। बेसिक चीजें हैं जो एक इंसान के जीवन के लिए जरूरी है। जाने कैसा वक्त आए और हमको किस चीज की जरूरत पड़े। सुरक्षा की बात है। बहुत जैसा कि आपने कहा कि हमें हमारे नियम नहीं पता, बहुत सही बात है। मैं भी पढ़ी लिखी हूं, पर मुझे भी काफी सारी चीजें हैं जो पता नहीं होती है। कैसे पता होगी? किसी ने मुझे बताया ही नहीं, कौन बताएगा? सबसे अच्छा तरीका है जब हम स्कूल्स में पढ़ाते हैं 9, 10, 11, 12, जब हम 10th क्लास का एक बेसिक हमारा एजुकेशन का कोर्स होता है जिसके अंदर हम बताते हैं ना कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये हमारा क्या कहते हैं इंटेस्टाइन है, ये हमारा खाने का सिस्टम है। ऐसे हर एक चीज उस बच्चे को बेसिक नॉलेज, क्यों? ताकि 10th पास कोई बच्चा हो तो उसको बेसिक नॉलेज सारी आनी चाहिए, चाहे फाइनेंस है, हिस्ट्री है, चाहे कुछ भी चीज है, हिंदी इंग्लिश, कुछ बेसिक चीजें। वहीं ये जो कानून है जिसके बारे में मेरे ख्याल से कुछ ऐसी चीज की हम शुरुआत करें जिसके अंदर ये बेसिक चीज हम उस बच्चे को बताएं, क्योंकि वो एज होती है 14-15 की एज होती है जिसके अंदर बच्चा इतना समझ सकता है, और यही वो एज है जिसके अंदर हम कोई एजुकेशन उनके अंदर फीड करते हैं वो लाइफ लॉन्ग तक रहती है। चाहे तो इस तरीके से बेसिक नॉलेज हमारे स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनको बतानी चाहिए कि आपको पता है कि ना 18 ईयर्स से पहले अगर कोई महिला मैरिड भी है तो भी अगर उसको हस्बैंड अगर उसको बिना कंसेंट के हाथ लगाता है तो वो रेप के अंदर कहलाया जाता है। मेरे को नहीं लगता है कि अपनी महिलाओं को इस बारे में पता होगा। जो हमारे बाल विवाह होते हैं 17-16 की एज में उनकी शादी कर जाती है, उनको इसके बारे में पता ही नहीं है। 17-16 ईयर्स की एज में शादी करके उनको बता दिया जाता है अब तो उनका पति ही उनका परमेश्वर है, दे हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर इन लॉज, उनको अपने परिवार के हिसाब से चलना चाहिए।
तो ये सब चीजें कहाँ से पता चलेगी? एक पावरफुल तरीका होता है एजुकेशन, पढ़ाई के तरीके से हम उनको बता सकते हैं। दूसरा मीडिया, जो कि आप कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा पहलू, एक बहुत अच्छा आपने सब्जेक्ट उठाते हैं। हर नारी के जो आपके एपिसोड्स होते हैं उसके बारे में, हर एक डिफरेंट पहलूज के बारे में आप लोगों को बताते। मीडिया हो गया, अखबार हो गए, प्रिंट मीडिया हो गए, ये सारी चीजें लोगों को बताते। तीसरा एक बहुत बड़ा हमारा जो खामियाजा, मतलब एक जो बहुत बड़ी कमी है, मैं ये कहूंगी हमारी मूवीज, हमारे जो सीरियल्स है, जो एक पर्टिकुलर महिलाओं को कैसे पोर्ट्रे करते हैं। एक मतलब कॉमन सी ड्रिंक है आम स्लाइस, क्या ड्रिंक है वो? आम का ड्रिंक है, पर उसका ऐड कैसे आता है जिसके अंदर वो कैटरीना कैफ कैसे दिखाती है, बिल्कुल एक सेक्सुअल पोर्ट्रे करा गया है। उसकी क्या जरूरत है? अगर आप मूवीज के अंदर इस तरीके से पोर्ट्रे करते तो आप महिलाओं को कहां सम्मान दे रहे? बहुत अच्छी मूवी है 3 इडियट्स, जिसके अंदर एक आमिर खान बिल्कुल मिस्टर परफेक्ट है, हर चीज बहुत परफेक्ट करते हैं, पर ये चीज उन्होंने बहुत गलत करी है। बलात्कार जैसे शब्द का उन्होंने मजाक उड़ाया। उस सीन पे आप भी हंसे, मैं भी हंसी, पूरा समाज हंसा, पर वो स्त्री जो इस उससे गुजरी है, जो जिसके साथ ये बलात्कार जैसी घटना हुई है, उसके मन पे क्या बीती किसी ने सोचा? हर बार लोग उसका सामने ये चीज घूमती रहती है, लोग उसके बारे में ये मजाक उड़ाते हैं, कहीं ना कहीं हम तो हर बार उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसी जो सेंसिटिव इश्यू है उसका मजाक उड़ाया जाता है। सीरियल्स के अंदर डोरेमोन है, बच्चों का सीरियल है, हम हर घर के अंदर उस बच्चों को देखने के कहते अलाउ करते थे, ठीक है कार्टून है, क्या फर्क पड़ता है। उसके अंदर डोरेमोन नोबिता जो है उसको बिल्कुल एक मेल कैरेक्टर दिखाया गया है। जो सुजुका है, वो जो फीमेल है उसकी फ्रेंड, कभी भी उसका कैरेक्टर दिखाया गया, या तो नर्स रोल प्ले करेगी या सेक्रेटरी का रोल प्ले करेगी। एक स्टीरियोटाइप जो हमारे कार्टून कैरेक्टर्स के अंदर ये स्टीरियोटाइप होता है ना कि महिला को यही रोल प्ले करना चाहिए, वो भी वहीं पे है और हम हमारे बच्चों को वो दिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं हम हमारे बच्चों को? मेरा बेटा कहता है कि नहीं मेरी बहन तो नर्स ही बनेगी, क्यों? क्योंकि वो लड़की है, क्योंकि वो देखता ही यही है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें बदलाव लाने की जरूरत है। एक नहीं बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर अगर हम बदलाव लाएंगे, कोशिश करेंगे, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, तभी तो शायद हम सक्सेसफुल हो सके, उस समाज को बदलने की जो कल्पना जो हम सोचते हैं उसको पूरा कर सके। बिल्कुल, और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन सभी चीजों को लेकर चर्चा की जाए, ताकि इस चर्चा में सारे पॉइंट्स लेकर कर आए कि किन चीजों की जरूरत है, और वो जब पॉइंट निकल कर आए तो उस पर काम किया जा सके। आगे भी हमारी चर्चा यूं ही जारी रहेगी, लेकिन यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जन टीवी के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नारी में, जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं कि बीते साल में महिलाओं को लेकर हमने क्या खोया, क्या पाया, और आने वाले साल को लेकर हम क्या लक्ष्य लेकर चल सकते हैं या किन बदलावों की जरूरत है। हमारी बातचीत चल रही थी इस बारे में कि महिलाएं कई बार अपने अधिकारों से वाकिफ नहीं है, उसे नहीं पता कानून की जानकारी, उसे नहीं पता अपने अधिकारों के बारे में, और यहाँ पर कई बार वो मात खाती भी नजर आती है। शालिनी पारिक हमारे साथ मौजूद हैं, गृहिणी है जो कि। शालिनी जी, आपसे एक चीज और पूछनी चाहूंगी, जैसे अगर घर में है महिलाएं, वर्किंग नहीं है, बाहर नहीं जा रही है, घर संभाल रही है, बच्चों की देखभाल कर रही है, लेकिन तब भी एक गृहिणी सोशल मीडिया पर प्रॉपर एक्टिव नजर आती है, उसे जानकारी होती है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बाकी चीजों को लेकर, लेकिन यहां भी खामी नजर आती है कि वो सिर्फ उसका इस्तेमाल वहीं तक करती है जितना एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन वो अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने अधिकारों की जानकारी के लिए, अपनी सुरक्षा से जुड़ी चीजों को लेकर भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। हाँ, कई बार चूक नजर आती है, क्या लगता है आपको? हाँ, देखिए ये भी एक स्टीरियोटाइप है। अगर हम किसी को बोलते हैं कि ये गृहिणी है या ये हाउसवाइफ है, तो यहीं पे स्टीरियोटाइप स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट आजकल तो एक जनरल ट्रेंड आ गया है कि लोग कहने लगे कि हम तो हाउसवाइफ नहीं, होम मेकर्स हैं।
मैं तो ये कहती हूँ कि पुरुष भी होम मेकर हो सकता है, बिल्कुल, और पुरुष होम मेकर होते हैं, महिला भी होम मेकर है, हमारे घर के सदस्य होम मेकर्स हैं। तो अगर वो हाउस वाइफ है तो क्या उसका मतलब है वो केपेबल नहीं है कुछ काम करने के लिए? ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब ये तो स्टीरियोटाइप है। हमें ऐसा लग रहा है कि एक हाउसवाइफ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समाज की तरफ और उसको आइडिया नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स अबाउट डिफरेंट लॉज नहीं पता। ऐसा है नहीं, ये जनरली ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट बिकॉज वो गृहिणी है उसके पास तो बहुत ज्यादा समय भी निकाल सकती है वो ज्यादा पढ़ने के लिए, एंड उनको बहुत अच्छी तरह पता होता है। आप इनफैक्ट अगर आप अपनी सब मदर्स को भी देखेंगी, मदर्स आर मोर अवेयर, उनको ज्यादा मालूम है कि लेटेस्ट समाज में क्या हो रहा है, क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है, और दूसरी बात हमारे लॉज के अंदर क्या क्या अभी नए नए एक्ट्स आ गए हैं। ये तो सिर्फ इम्पोर्टेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप कितने पढ़ते हो। आपको एजुकेशन लिटरेट बना सकता है, एक ग्रेजुएशन क्या सर्टिफिकेट दे सकता है एजुकेशन, मगर रियल एजुकेशन है कि आप कितने नॉलेजेबल हो, चाहे ये महिला हो या पुरुष हो। अगर आदमी घर पे रहे और महिला नौकरी करे तो सब लोग उसको नीचे दृष्टि से देखते हैं। क्यों ऐसा? ये स्टीरियोटाइप है, इसे बदलना चाहिए। कभी कभी घर में देखिए एक जन एक निर्णय लेता है कि मैं सिर्फ घर को संभालूंगा या संभालूंगी और तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बाहर निकलो। इसका ये मतलब है कि मैं पीछे हो गई? बिल्कुल नहीं। गृहिणी का मतलब ये नहीं है कि उसने एक स्टेप पीछे लिया, उसका ये मतलब है कि उन्होंने भी अपने पुरुष के साथ या अपने जो अपना स्पाउस है उसके साथ कदम आगे बढ़ाया है। और मैं समझती हूँ कि हर औरत को, चाहे वो हाउसवाइफ हो, वर्किंग लेडी हो, वो एक स्टूडेंट हो या वो एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉई हो, उन्हें अपने राइट्स पता होना चाहिए। हर इंसान कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेगा तो सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट होगी। सोशल अपलिफ्टमेंट, सोशल रिफॉर्म्स आज की तारीख में ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है। इसका मुद्दा ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं या क्या नहीं, बिकॉज लोग तो ये कहते हैं अगर आप ऑफिस जा रहे हो इसका मतलब है आप कुछ काम कर रहे हो। जी नहीं, देयर विल बी बहुत सारे आदमी हो सकते हैं जो घर में बैठना पसंद करते हैं और बहुत सारे पुरुष ऐसे होंगे जिनको अपने राइट्स नहीं पता होंगे। तो राइट जानने का हक तो हर सिटीजन को होना चाहिए। ये स्टीरियोटाइप ब्रेक कर देना चाहिए कि क्या औरत को अपने राइट्स पता है, क्या पुरुष को अपने राइट्स पता है। जी नहीं, हर सिटीजन whoever is born in our country उससे अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपने राइट्स, ये जानकारी प्राप्त करना ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको पता होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने बोली, सोशल मीडिया के ऊपर लेडीज बहुत एक्टिव रहती हैं। जी ये बात तो मैं बोलूंगी कि चाहे वो लेडी घर पे हो या घर के बाहर हो, हर व्यक्ति को सोशल मीडिया पे बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि साइबर क्राइम आज की तारीख में हर क्राइम में नंबर 1 क्राइम हो गया, क्योंकि आपकी हर चीज मोबाइल के ऊपर आ गई है। बैंक के जो आपके डीलिंग्स होते हैं वो मोबाइल पे है, ओटीपी नंबर आता है आपके पास, तभी आपके ट्रांजैक्शन आपको करने चाहिए। अगर ये नंबर आपका मोबाइल किसी और के पास है तो वो आपका मोबाइल हैक कर सकता है। बिना किसी के पास मोबाइल हुए हुए भी आपके फोन हैक होते हैं। आपने कितने सारे केसेस देखे होंगे कि लोगों ने महिलाओं के पिक्चर्स अपलोड किए हैं, फोटोग्राफ, फैमिली पिक्चर्स अपलोड किए हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो या किसी दूसरे साइट के ऊपर हो, और उनका दुरुपयोग हुआ है। तो ये सब चीजें तो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला। बॉडी शॉप करते हैं, ये सब चीजें। दूसरी बात, बॉडी इमेज प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आज की तारीख में है। हर इंसान एक्स्ट्रा फिट रहना चाहता है कॉस्मेटिक वे से। मुझे लगता है ये सब चीजें इंसान को एक जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही अपने आप को खुश रखना है, हेल्दी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, आप क्या पिक्चर्स अपलोड करते हैं,
किससे एसएमएस करते हैं, किससे व्हाट्सएप करते हैं, किसको टेक्स्ट भेजते हैं, किसके टेक्स्ट को रिप्लाई करते हैं। ये चाहे मैं लड़की हूं, लड़का हूं, मैं घर पे बैठी हूं या अपने ऑफिस के डेस्क के कंप्यूटर को यूज करते हुए कर रही हूं, आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप बिल्कुल भी इस बारे में आप अपने आपने नजर हटी, दुर्घटना घटी। इसमें तो एवरीवन शुड बी वेरी वेरी अलर्ट। बिल्कुल। चलिए, अनुश्री भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और वक्त की हमारे पास कमी है थोड़ी, तो अनुश्री के पास मैं सीधे जानना चाहूंगी। और अनुश्री, चूंकि मैंने पहले भी जिक्र किया कि आप एक युवा का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि युवा होने के नाते न केवल हमें अपनी सुरक्षा, अपने अधिकारों और बाकी चीजों के लिए न केवल खुद सजग रहना चाहिए, बल्कि वो पीढ़ी, जैसे कई बार हम देखते हैं अपनी नानी दादी को देखते हैं या फिर उन लोगों को देखते हैं जो वाकई में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, कई बार सोशल मीडिया का भी नहीं रखते, तो हमारी ये बहुत ज्यादा महती एक जिम्मेदारी बन जाती है कि न केवल हम खुद के लिए सजग रहें बल्कि उन्हें भी वो सारी चीजें बताएं ताकि वो खुद के लिए भी अलर्ट रहें और हमें लेकर भी या हमारी सुरक्षा को लेकर भी बाकी चीजों के जरिए भी नॉलेज वो लोग पा सके। क्या लगता है आपको? देखिए, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो जैसे बैंकिंग वगैरह की जो एप्लीकेशंस आ रही है, आप उनको केवाईसी कर रहे हैं, उनको आधार से लिंक कर रहे हैं। फेसबुक ने एक बार कहा था कि हमको खुद को भी नहीं पता है कि एक दिन में कितने हजारों फेसबुक आईडी बन रही है, क्योंकि फेसबुक आईडी बनाना इजी है, जीमेल एक्सेस करना इजी है। आप हर चीज का एक पैमाना तय कर दीजिए ना, फेसबुक को और जितनी भी अदर सोशल साइट से उनको आधार से लिंक कर दीजिए। जितने साइबर क्राइम होंगे पकड़ में तो आएंगे। एटलीस्ट कोई फेक आईडी तो नहीं बना सकेगा, किसी दूसरी महिला की फोटोज तो नहीं लगा सकेंगे। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी उस तरीके से भी एक रीजन है। दूसरी बात आती है अपने अधिकारों की, तो एजुकेशन डेवलपमेंट होना चाहिए। आज गांवों से लेके शहरों तक ले ले, जो इक्वलिटी, डिग्निटी, इन सब का जो भेदभाव किया जाता है फ्रीडम को लेकर, एक लड़के और लड़की में आप घर वालों से ही शुरुआत कर लीजिए। एजुकेशन लड़के की ज्यादा हाई करेंगे या लड़की की नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं एक तो बचपन से उसको यह सिखाया जाता है कि वो काफी कमजोर है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक विलिंग पावर होनी चाहिए कि मैं खुद भी लड़ना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। ये नहीं कि हमारे पे दबाव आ रहा है और हम बैठ जाएंगे। दूसरी चीज, एजुकेशन इतनी ज्यादा डेवलप होनी चाहिए कि उनको अपना अधिकार पता चले। हमारे संविधान में भी ये लिखा हुआ है कि इक्वलिटी, डिग्निटी, फ्रीडम, इनके आधार पे आप हमारे से भेदभाव नहीं कर सकते हो। फिर कौन सी पुरुष मानसिकता हमें आके ये सिखाती है कि आपके अधिकार ये नहीं है, आपका काम सिर्फ घर में काम करना है, रोटी बनाना है, आपके बच्चों को संभालना है। आप खुद ये भूल रहे हो कि महिला खुद एक पुरुष को पैदा करती है। आप हमें सिखाएंगे, आप हमें बोलेंगे हम कमजोर है, आप हमें ये सिखाएंगे कि हम घर में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं शुरू से ये मानसिकता बताई जा रही है। जैसे आप कह रहे थे हमारे नानी दादी को भी नहीं पता कि उनके अधिकार क्या है, उनको बताने की जरूरत है। आज भी वही पीढ़ी दर पीढ़ी वही मानसिकता चलती आ रही है। तो एजुकेशन का बदलाव, सामाजिक बदलाव, इन सब की कहीं ना कहीं जरूरत है, तभी मानसिकता में सुधार आएगा। बिल्कुल। अनुश्री, मैं यही कहना चाह रही थी कि जैसे नानी और दादी, कई बार उन लोगों को नहीं पता, अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता, सुरक्षा के बहुत सारे साधन भी हो गए हैं उसके बारे में नहीं पता, या क्राइम किस लेवल तक है कई बार वो चीज भी नहीं समझते। तो ऐसे में युवा होने के नाते हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि न केवल हम खुद को लेकर सजग रहें बल्कि उन्हें भी इस चीज का नॉलेज हमारे जरिए हो कि आजकल का माहौल ये है, सुरक्षा के लिए हम ये कर सकते हैं, या अगर किसी चीज के नॉलेज की जरूरत है तो सोशल मीडिया को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अनुश्री, सहमत है आप मेरी बात से? जी बिल्कुल। चलिए, तो बिल्कुल शील थापाई जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शील जी, आपसे एक चीज और चलते चलते मैं बातचीत करना चाहूंगी कि हमने अभी बात की कि महिला अपने अधिकारों के प्रति बहुत ज्यादा सजग नहीं है, कई चीजों की उसे जानकारी नहीं है, कई बार अपराधों के प्रति भी उतनी सजग नहीं होती। अगर जमाना बदल रहा है और घर से बाहर वाकई में नहीं निकली है, ग्रामीण इलाकों में हम देखते ही हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो खुद पर ध्यान दे, बल्कि उससे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अलग अलग तरह की घोषणाएं करती हैं, बहुत सारे वादे करते हैं,
लेकिन इसके बजाय उन्हें यहाँ पर भी फोकस करने की जरूरत है कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति और बाकी चीजों के प्रति सजग हो। कि आपको नहीं लगता कि इससे जुड़ी चीजों के लिए भी योजनाएं या फिर प्रोग्राम चलाने की पॉलिटिकल पार्टीज को जरूरत है? जी बिल्कुल जरूरत है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी भी हमेशा एक विंग बना रखी है हमारे गांवों के लिए, जो पंचायत स्तर पर भी है, वो जिला स्तर पर भी है, कि जिस तरह से गांवों में कौन सी फैसिलिटीज, जो पंचायत में कौन सी फैसिलिटी दी जा रही है महिलाओं को, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए क्या करना है, उनको स्कूलों में कौन सी पाठ्यक्रम वहां पर लागू होगा, या जब से लेडी प्रेग्नेंट होती है जब तक कि उसके पूरी डिलीवरी नहीं हो जाती उसको क्या क्या एड्स की जरूरत है, क्या क्या उसको हेल्प की जरूरत है, किस तरह से उसको अपना पूरा चेकअप कराना है, ये सब जानकारियां देते हैं कि कहाँ पोषाहार मिलना है उनको, वो समय पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और क्या क्या आपके वोटिंग राइट्स है, तो पंचायत के चुनाव होते हैं या परिषद के चुनाव होते हैं कि किस तरह से उनको भाग लेना है, ये सारी जानकारी सब हमारी पार्टी की तरफ से वहां पर दी जाती है। किस तरह को महिलाओं को सुरक्षा के लिए, अब जिस तरह से एक बहुत छोटी बात है लेकिन बड़ी भी है, जिस तरह से गांवों में जो शौचालय बनाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हर गांव में शौचालय बनना चाहिए और महिलाओं को इसको यूज करना चाहिए। और एक कंपनी हमारी सरकार ने तो एक नियम भी लागू कर दिया था कि कोई भी जो व्यक्ति, औरत या महिला तब तक चुनाव नहीं लड़ सकती जब तक कि वो ये गारंटी लिखकर नहीं दे कि उसके घर में शौचालय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। या भी हमारी सरकार ने ये भी किया था कि कोई भी जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई भी महिला या पुरुष चुनाव जब तक नहीं लड़ सकता जब तक वो 10वीं पास नहीं हो। ये भी एक शिक्षा को बढ़ावा देने वाली बात है। तो इस तरह के प्रोग्राम, अवेयरनेस के प्रोग्राम हमारी पार्टी चलाती है और मैं समझती हूँ कि सभी पार्टियों को चलाना चाहिए। और जब सरकार की तरफ से ऐसे प्रोग्राम्स गांवों में चलाए जाते हैं, देहात में, पिछड़े एरिया में चलाए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका फर्क पड़ता है और लोग इसका फायदा भी उठाते हैं। तो वाकई में कुल मिलाकर जो आज की चर्चा थी उसका कुल मिलाकर यही निकलता है कि वाकई में उपलब्धियां बहुत हासिल कर रहे हैं, गौरव के क्षण बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, युवतियां बहुत ज्यादा गौरवान्वित देश का नाम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है वो है महिला अपराध या फिर सुरक्षा के मामले में, देश महिलाओं के मामले में। तो अब जिस बदलाव की जरूरत है वो यही है कि महिला अपराधों में कमी आए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मानसिकता में किस तरीके से बदलाव हो सकता है, किस तरीके से जागरूकता फैल सकती है, महिला को कानून की समझ कैसे हो सकती है, अधिकारों की समझ कैसे हो सकती है, और समाज किस तरह का माहौल उसके सामने प्रोवाइड कर सकता है कि वो खुद को हीन न समझे, असुरक्षित न समझे, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ समाज में सर ऊंचा करके निकल सके। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और बातचीत के लिए। फिलहाल नारी कार्यक्रम में इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी ऐसे ही महिलाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।